बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, F1 की तरफ हम जाते हैं। F1 के अंदर आपने किस तरह से अपना सेमेस्टर के अंदर स्टडी प्लान बनाना है और किस तरह से आपने इसको स्टडी करना है, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो और ये आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपके क्लिनिकल्स हैं, आपकी पूरी नर्सिंग इसी पे बेस करती है। तो सरसी सा इसके अंदर कुछ 11-12 यूनिट्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा और फिर इंशाल्लाह वन बाय वन हम एक वीडियो लेक्चर के थ्रू वन बाय वन हम इसको लेक्चर को सब्जेक्ट सॉरी ये चैप्टर को यूनिट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो F1 की बात करें तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट है। नर्सिंग की फंडामेंटल्स जितनी भी हैं वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाती हैं। 4 क्रेडिट हार का ये सब्जेक्ट है, जिसमें 2 क्रेडिट हार आपकी थ्योरीज है और 2 क्रेडिट हार आपके क्लिनिकल स्किल्स हैं, ठीक है, या आपकी स्किल्स हैं, या जो आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है हॉस्पिटल के अंदर। तो क्योंकि सेकंड सेमेस्टर से आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं रोटेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट यूनिट की हम बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सेकंड पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे, तो नर्सिंग प्रोसेस आप पढ़ेंगे। नर्सिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जिसको आप एनसीपी कहते हैं, नर्सिंग केयर प्लान। जब भी आपने किसी पेशेंट को ट्रीट करना होता है, उसको नर्सिंग डायग्नोज बनाने होते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी होती है, कोई भी उस पर इंटरवेंशन करनी होती है, तो उससे पहले आप एनसीपी बनाते हैं। उस एनसीपी के अकॉर्डिंग आप उस बंदे को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 फेजेस होती हैं। असेसमेंट फेज होती है, डायग्नोसिस फेज होती है, प्लानिंग फेज होती है, इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इवाल्युएशन होती है। तो इन्हीं फेजेस पे आप नर्सिंग केयर प्लान को डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं, इंशाल्लाह मैं आप एक डिटेल लेक्चर में इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि मैंने एक वीडियो उस पर बनाई भी है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने कैसे नर्सिंग प्रोसेस को बनाना है, आपका यूनिट नंबर 1 का जो टास्क है वो ये होता है। तो उसका मैं लिंक आपको भेजूंगा, वहाँ से आप उसको देखेंगे, शॉर्ट सी वीडियो है, इंशाल्लाह आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा एनसीपी। और ये एनसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी इंटायर नर्सिंग के अंदर। आपकी जो ड्यूटी है वो इसी एनसीपी की बेस पे बनती है, ठीक है। इसके अलावा हम सेकंड यूनिट की तरफ मूव करें तो वैल्यू एंड बिलीफ। मैं स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन ज़्यादा इस वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, तो फिर इस तरह वो नहीं होता। तो वन बाय वन जब हम यूनिट को पढ़ेंगे तो तब इसको सही से एक्सप्लेन करेंगे। वैल्यू एंड बिलीव्स आपको पता है, जो आपके अपने अकायद होते हैं, जो आपके अपने एजम्पशंस होते हैं, बिलीव्स होते हैं, वो हर बंदे के बिलीव्स होते हैं। जिस तरह आपके बिलीव्स होते हैं, इस तरह हर बंदे के बिलीव्स होते हैं। हर रिलीजन के अपने बिलीव्स होते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर तो सिर्फ आपका मुस्लिम्स के साथ तो हुआ नहीं पड़ता ना, आपको हॉस्पिटल के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे और हिंदू मिलेंगे, कोई भी मिलेंगे आपको। तो उनके बिलीव्स क्या होंगे, उनके बिलीव्स को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, अपने बिलीव्स को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आप पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन, यानी कि सेल्फ कंसेप्ट जो आपका अपना कंसेप्ट है, आप अपने बारे में क्या समझते हैं, आपके अपने कंसेप्ट क्या हैं, तो वो इसमें पढ़ेंगे। फिर सेल्फ परसेप्शन, आप अपने कंसेप्ट को किस तरह से परसीव करते हैं, किसी बात को खुद पे अपने अकॉर्डिंग आप कैसे परसीव करते हैं। तो जब हम इंशाल्लाह इसको वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं और किन चीज़ों की बेस पे आप सेल्फ कंसेप्ट क्रिएट करते हैं और सेल्फ परसेप्शन क्रिएट करते हैं। फिर इसमें फैक्टर्स वगैरह, इफेक्टर वगैरह क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम थर्ड की तरफ जाएं तो पेन मैनेजमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ में बताता जाता हूँ। तो पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेशेंट की पेन असेसमेंट करते हैं तो पेन स्केल के थ्रू आप असेसमेंट करते हैं। पेन को कैसे मैनेज किया जाता है, WHO के कौन से लैडर हैं, फर्स्ट लैडर, थर्ड लैडर, फर्स्ट से लेकर थर्ड लैडर जो हमारे पास हैं, जिसमें ऑपवाइड नॉन ऑपवाइड मेडिकेशन वगैरह हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है पेन मैनेजमेंट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आप पेन के बारे में पढ़ते हैं कि पेन का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, कैसे पेन आपके ब्रेन तक परसीव होता है, किस प्रोसेस के थ्रू जाता है। फिर जो मोटर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो किस तरह ब्रेन से अपने अफेक्टेड ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जाती हैं, क्या क्या स्टेप उसके अंदर होते हैं। फिर किस तरह पेन गेट थ्योरी पेन को ब्लॉक करती है, नोजिसेप्टर्स जो होते हैं। फिर आपने पेन को मैनेज किस तरह करने हैं वो आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, आपकी क्लिनिकल के हिसाब से। फिर आपने
न्यूट्रिशन और डाइटरी के बारे में पढ़ना है, बॉडी को क्या-क्या न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होती हैं, कौन-कौन सी डाइट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, हॉस्पिटल के अंदर कौन सी डाइट हम देते हैं, घर के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी डाइट मोस्ट इम्पोर्टेंटली नीड होती है, बच्चों को कौन सी डाइट नीड होती है, एडल्ट्स को, ओल्डर पेशेंट्स को कौन सी डाइट नीड होती है, फिर बीमारी के अंदर क्या डाइट्स नीड होती हैं और फिर नॉर्मल हेल्दी पर्सन को कितनी डाइट्स या क्या-क्या डाइट्स रियली नीड होती हैं। ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक पैटर्न है, वो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन होगा कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो किस तरह यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है, स्टूल की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इसमें क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, क्या-क्या पैटर्न होते हैं, क्या-क्या स्टेप होते हैं, जिनके थ्रू ये स्टूल बनता है, यूरिन बनता है और फिर बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन कैसे-कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपका जो जीआईटी सिस्टम होगा, इसमें एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा, फिर इसकी कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी, वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आपने ये चीज़ पढ़नी है, फिर कंसेप्ट ऑफ स्लीप के बारे में पढ़ना है कि बेसिकली एक एडल्ट को, एक बच्चे को, एक ओल्डर पेशेंट को, एक मेल को, एक फीमेल को कितनी डे के अंदर मतलब दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर कितनी स्लीप लेनी चाहिए और फिर उस स्लीप के अंदर कितने साइकिल होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ स्लीप कितनी होती है, फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं लाइक इंसोम्निया वगैरह होता है, तो वो डिसऑर्डर्स भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्लीप पैटर्न वगैरह जितना भी होगा वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर स्लीप बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए क्यों ज़रूरी है, बॉडी की रिन्यूवेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह से ज़रूरी है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करें तो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इलनेस, इलनेस की तरफ ह्यूमन का क्या रिस्पॉन्स होता है। लाइक मिसाल के तौर पे एक बंदा है तो वो बीमार हो गया है या वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो फिर इलनेस क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, पैथोलॉजी क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, सिंड्रोम्स क्या होते हैं, एक्यूट इलनेस वगैरह क्या होती है, क्रॉनिक इलनेस क्या होती है, फिर इन पे क्या फैक्टर्स वेरिएट करते हैं, इन पे क्या-क्या जो है वो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, डिजीज़ के अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे इसके अंदर, इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? फिर कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी पढ़ेंगे कि जो देखिए एक सेक्सुअलिटी भी बॉडी की नीड है ना, एक ह्यूमन की नीड है, तो मोस्ले के अकॉर्डिंग इसमें मोस्लो प्लान आएगा, वो जो पूरा पिरामिड है उसका, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर सेक्सुअलिटी मेल फीमेल दोनों की नीड है, तो इसका इस्लाम ने भी हमें दर्स दिया है कि जैसे ही बंदा बालिग हो जाए, बच्चा बालिग हो जाए, तो उसको शादी करवा दो क्योंकि ये सेक्सुअलिटी बंदे की नीड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंसेप्ट के अंदर इस चीज़ को नहीं सोचा जाता। तो सेक्सुअलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, सेक्सुअलिटी की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो इस इंशाल्लाह इसको भी मैं उसी के अंदर एक्सप्लेन करूँगा यूनिट के अंदर। फिर हम कंसेप्ट ऑफ लॉस एंड ग्रीफिंग के बारे में पढ़ेंगे, जब बंदा आप जब हॉस्पिटल साइड पे होते हैं तो किसी की डेथ हो जाती है, तो वो बंदा किन प्रोसेस से गुज़र रहा होता है, कौन से वो इमोशनल डिस्ट्रेस से गुज़र रहा होता है, इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहा होता है, तो एज़ अ नर्स आपने उसको कैसे काउंसल करना है, कैसे उसको एजुकेट करना है, कैसे उसको सहारा देना है, सिम्पैथी शो करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ इसके अंदर देखेंगे कि एक बंदा है वो बिल्कुल अपना जो है वो लॉस कर गया है अपनी जो उसकी अटेंशन है, तो आपने कैसे उसको जो है वो काउंसल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हम कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग को देखेंगे कि एक बंदा है जब उसको डिज़ीज़ होती है, कोई इलनेस के अंदर जाता है या कोई उसको डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी के साथ, अपने ब्रेन के साथ कितना कोऑपरेट कर लेता है। वो स्ट्रेस के साथ आया वो कोऑपरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? मतलब उसको इंटरनल स्ट्रेस आता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस आता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, इमोशनल स्ट्रेस आता है, फिज़िकल स्ट्रेस आता है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आता है। तो ये जितनी भी स्ट्रेस की टाइप है उसको हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। तो वो जब स्ट्रेस आता है तो बॉडी जो उसकी अपनी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स होता है, क्या वो उसके साथ कोप कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो कितनी हद तक कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अगर एक बंदा अपने स्ट्रेस के साथ कोप नहीं कर पा रहा, तो आपने एज़ अ नर्स उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको काउंसल करना है, कैसे उसको एडवोकेट करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर मेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपका यूनिट लास्ट यूनिट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आपकी टोटल की टोटल नर्सिंग इसी मेडिकेशन पे ही तो डिपेंड कर रही है ना।
एक पेशेंट को आपने किस तरह मेडिकेशन देनी है, कौन सी मेडिकेशन देनी है, कौन से रूट से देनी है, कितनी डोज में देनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने इस पे देखनी है। फिर इसके अलावा आपने मेडिकेशन स्किल्स के बारे में सीखना है कि आपने आईवी कैसे इंसर्ट करना है, आपने आईवी इंजेक्शन कैसे लगाना है, आपने आईएम इंजेक्शन कैसे लगाना है, सब कट इंजेक्शन कैसे लगाना है, इंट्राडर्मल कैसे लगाना है, इंट्राओशियस कैसे लगाना है, इंट्राआर्थ्रोन कैसे लगाना है, इंट्राथोरेसिक कैसे लगाना है, इंट्रा एब्डोमेन कैसे लगाना है, फिर इंट्रा कार्डिक कैसे लगाना है। तो ये सारे जितने भी इंजेक्शन की टाइप्स हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको अलग से जो है वो फ़ोकस करूँ। वन बाय वन इंजेक्शन की टाइप्स को हम पढ़ेंगे क्लियरली। तो मेडिकेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तकरीबन जो आपका 50% जो एफएम का पेपर होगा वो इसी के बेस पे बनेगा। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो आपने इसके बारे में ये जो आपको लर्निंग आउटकम कुछ थोड़े से बताए गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ड्रग कैलकुलेशन इसी में आएगी, आपके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसी के अंदर आएंगी, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसी के अंदर आएगी, एंगल्स ऑफ रूट्स ये सारे इसी के अंदर आएंगे। तो फिर हमने कौन सी मेडिकेशन कैसे रूट से देनी है, किस प्रोटोकॉल से देनी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो हम इसको इंशाल्लाह क्लियरली पढ़ेंगे डिटेल के साथ। और जो आपकी अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा कि जो आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी, उसमें मैं ये बात आपको बताना भूल गया कि उसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स वगैरह होंगे वो अलग से हम पढ़ेंगे। आपकी क्लिनिकल डिजीजेस अलग से हम पढ़ेंगे, जो आपके कोर्स का हिस्सा भी होंगी और जो कोर्स का हिस्सा नहीं भी होंगी, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो हम अलग से कवर करेंगे, ताकि आपका एक तो इंटरेस्ट बिल्ड हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो और डिजीज़ का इंट्रोडक्शन आपको हो। वैसे तो डिजीज़ की इंट्रोडक्शन आप थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते हैं ना एएचएन के अंदर, लेकिन यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर करूँगा, ताकि आपका एक तो इंटरेस्ट बिल्ड हो और दूसरा आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो। तो इंशाल्लाह ये हमारे पास F1 के रिलेटेड कुछ छोटी सी वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको अप्लाइड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ।